वहां हल्की हल्की बारिश हो रही थी जब मैं अपने घर के आंगन में खड़ी थी। उस दिन मैंने एक सफेद नाइटी पहनी थी। बारिश की बूंदें मेरे बालों पर झिलमिला रही थी और मुझे वह महसूस हो रहा था कि मैं अपनी खूबसूरती का सबसे साफ रूप दिखा रही थी। अचानक दरवाजे की बेल बजी और जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां मेरे दामाद जी खड़े थे। उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। आज तो कयामत लग रही हो। मैं तो श्रम से पानी पानी हो गई थी। उस दिन मेरे पति और मेरे बीच अनबन चल रही थी। मैं उनसे खुश रहना चाहती थी, लेकिन मेरे पति मुझे वह संतुष्टि नहीं दे पा रहे थे। एक दिन मैंने उनके लिए उनका कमरा सजाया था और रात को जब पति के बजाय वहां मेरे दामाद जी आए, उन्होंने मुझसे कहा, मुझे उम्र के हिसाब से 2 चीजें पता है और वह है आपकी खूबसूरती और आपका दिल। उन्होंने मुझे अपने पास खींच लिया और कमरे में सजाए गए फूलों के मुरझाने तक उन्होंने मुझे आज जब मैंने घर का दरवाजा खोला तो मेरे पति की बजाय मेरे दामाद जी खड़े थे। मैं शॉर्ट नाइटी ड्रेस में थी और मुझे उम्मीद थी कि दरवाजे पर पति होंगे, लेकिन उनके बजाय दामाद जी थे। मुझे बहुत शर्म आई क्योंकि मैंने यह सोचकर अपनी बेहतरीन तस्वीर बनाई थी कि पति मुझे देखेंगे, लेकिन दामाद ने वहां पहुंचकर मेरे पति के लिए बनाई गई खाने की थाली उठा ली थी। उन्होंने मुझे अलग नजरों से देखा। मैं जल्दी से अपने कमरे में भागी, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, सासू माँ, कहाँ जा रही हो? वह मुझे पानी दोगी? क्या मुझे शर्म आ रही थी और इसलिए मैं जल्दी से कमरे में चली गई थी। मैंने दामाद जी से कहा, तुम बैठो, मैं अभी आती हूं। मैंने अपनी साड़ी पहनी और फिर उन्हें चाय और पानी लेकर दिया। वे अभी भी मुझे वही नजर से देख रहे थे। उन्होंने पूछा, आज कोई खास बात है क्या? शायद मैंने गलत समय पर आ गया हूं। मैंने कहा, कुछ बात नहीं, सब ठीक है। दामाद जी, सच कहूं तो मुझे दरवाजे पर तुम्हारे ससुर के आने की उम्मीद थी, लेकिन कोई बात नहीं। अतिथि देवो भव, इस बात से मैं भी खुश हूं। उन्होंने सब कुछ देख लिया था, तो उन्हें घर की बातें बताने में कोई बुराई नहीं थी। मैंने उन्हें बताया कि आज मैंने उनके एसएस के लिए एक छोटा सरप्राइज रखा था। उनके काम की वजह से वे घर पर समय नहीं बिता पाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ अलग करे। पति पत्नी की रुचि को ध्यान में रखते हुए हमें बीच बीच में सरप्राइज प्लान करना चाहिए। आज मैंने इंटरनेट पर एक नया आइडिया देखा और उसे आजमाने की कोशिश की, लेकिन तुमने समय पर आकर बिगाड़ दी। मैं अपने दामाद जी से बात कर रही थी कि अचानक ही मेरा पति अभिषेक घर आ गया। उसने मुझसे पहले ही वादा किया था कि वह 1 घंटे पहले घर आ जाएगा, लेकिन देर से आया। अगर वह समय पर आता तो दामाद जी को दरवाजे से ही वापस भेज सकता था। घर आते ही मेरे पति ने उसे गले लगा लिया। उसने मुझे देखा भी नहीं। मुझे गुस्सा आया क्योंकि उसने उसी समय वादा किया था। हॉल में बैठकर मैं सोच रही थी कि दामाद जी भी मेरी बगल में बैठे हैं। मेरा ध्यान उनकी ओर से हट गया था। जब दामाद जी ने मुझे अचानक अपने हाथों में लिया, मैं चौंक गई थी क्योंकि मेरे मन में अभी भी विचारों की गहराई में डूबा हुआ था। दामाद जी के आगमन से मुझे डर लगा था। उन्होंने देखा कि मैं घबरा गई हूं और पूछा, आप यहां अकेली बैठकर क्यों बड़बड़ा रही हो? मैंने उनका हाथ पकड़ा और सीधे अपने कमरे की ओर ले गई। वहां उन्हें मैंने सजाया हुआ बिस्तर दिखाया। दामाद जी ने बिस्तर की तारीफ की। आपने बहुत अच्छी तरह सजाया है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं उसे क्या दिखाना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगा वह मुझे समझ नहीं पा रहे थे। गुस्से में मैं कमरे से बाहर निकल आई और कहा, मैं तुम्हें सिर्फ बिस्तर नहीं दिखा रही थी। दामाद जी बोले, आपके चेहरे से मुझे सब कुछ समझ आ गया है। आपकी पसंद गलत निकली। वे अभिषेक के बारे में बात करते हुए बोले, ससुर जी का भाग्य अच्छा है कि उसे आप जैसी मिली है। दामाद जी ने मेरी सुंदरता की तारीफ की, जिसे सुनकर मेरा गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो गया। मैंने उनके साथ बहुत सारी बातें की और उन्होंने मुझे समझाया कि उनसे अपनी समस्याओं को साझा कर सकती हूँ। वे बोले, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। आपके लिए उनकी बात सुनकर मेरा मन हल्का हो गया और मैं अपने कमरे में वापस चली गई। अब मैं अभिषेक की ओर पीठ करके सो गई थी। अभिषेक अगले दिन भी जैसे हर दिन की तरह अपना खाना लेकर काम पर निकल गए। दामाद जी अभी भी घर पर ही थे। उन्होंने बताया कि उन्हें 10 बजे ऑफिस में जाना है। दामाद जी 30 साल के थे
लेकिन उन्हें देखकर कोई भी मान सकता था कि वे बहुत हैंडसम और फिट दिखते थे। वे नहाकर तैयार होकर बाहर आए, लेकिन उन्होंने केवल तौलियां लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर मुझे उनकी देखभाल का ध्यान गया। दामाद जी ने सीधे किचन में जाकर अपने व्यवस्थित तरीके से तैयारी शुरू की। मैंने उन्हें देखकर खुद को एक क्षण के लिए बंद कर लिया। उनकी देखभाल को देखते हुए मैं थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। कुछ ही देर बाद दामाद जी पूरे कपड़े पहने हुए वापस आए। जब उन्होंने घर लौटने पर मुझसे मुलाकात की तो मैंने उनसे बरियत की कि मुझे घर के कामों में मदद चाहिए। उनके साथ होने से मुझे अपने घर का माहौल भरा हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास कोई अपना है। उस दिन दामाद जी ने ऑफिस जाने से पहले मुझे एक नया आइडिया दिया। उन्होंने मुझे कैंडल लाइट डिनर के बारे में सुझाव दिया। वे कहने लगे, सासू जी, कल मैंने जल्दी आकर आपका प्लान फैला दिया था। आज रात मैं थोड़ी देर से घर आऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो बाहर से खाना खा लूंगा। आप और ससुर जी अपना समय बिता सकते हो। मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। दामाद जी ने मुझे कैंडल लाइट डिनर के रोमांटिक बनाने के तरीके भी सिखाए थे। इसी बीच मैंने अभिषेक को फोन किया, लेकिन उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। मैंने उसे टेक्स्ट मैसेज भी भेजा, जिसमें वह बस ओके ही कहकर जवाब दे दिया। शाम को तैयारियां भी की थीं, पर अभिषेक ने दिन भर मुझसे कोई बात नहीं की थी। फिर भी जब उसने जल्दी घर आकर मुझे देखा, मुझे थोड़ा थका हुआ लग रहा था। मैंने उसके साथ डिनर किया, लेकिन बाकी चीजों के लिए मैं उससे फोर्स नहीं कर सकी, क्योंकि वह पहले ही मुझे थका हुआ लग रहा था। और वैसे भी वह मेरा ही पति है। उनसे जबरदस्ती करना या किसी भी चीज की जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। उस दिन अभिषेक के साथ समय बिताने का आखिरी दिन नहीं था, इसीलिए उसे थका हुआ देखकर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसे शांतिपूर्वक कमरे में सोने दिया और उसके सो जाने के बाद मैं किचन साफ कर रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। किचन का काम करते करते मैं नीला गाउन पहने हुए थी। रात के 10 बज रहे थे। दामाद जी अभी तक घर नहीं आए थे। मुझे उन्हें फोन करने का सोच रही थी, तभी घर का दरवाजा खुला और वे अंदर आ गए। मैंने उन्हें खाने के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने खाना खाकर आए हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने कमरे में चले गए। उसके बाद मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे। दामाद जी का ऑफिस का समय 10 बजे से शायद 5 बजे तक था। वे सुबह से शाम तक काम में मेरी मदद करते थे। जैसे वे मेरी मदद करते थे, वैसे ही मदद मेरे पति ने कभी नहीं की थी। दामाद जी के साथ मेरी बेटी शादी करके वो बहुत किस्मत वाली थी, इस बात में कोई शक नहीं था, क्योंकि वे हर चीज में परफेक्ट थे। एक दिन रात को मैं हमारे कमरे में अभिषेक के कपड़े देख रही थी। उसके कुछ शर्ट धोने के लिए निकाल रही थी। तभी मुझे उसकी पैंट की जेब से एक मुंबई का टिकट मिला। मैंने उससे पूछा, ये तुम्हारा कौन सा महत्वपूर्ण टिकट है? उसने कहा, हाँ, कुछ दिनों के लिए मुझे मुंबई जाना है। ऑफिस से मुझे यह टिकट मिला है। ऑफिस में पार्टी का आयोजन है और मैं मुंबई जा रहा हूँ। पार्टी की बात सुनकर मुझे लगा कि अभिषेक मुझे भी साथ लेकर जाएंगे। मैंने उसे कहा, अच्छा, पार्टी है तो हमें कब निकलना है? उसने जवाब दिया, हमें ये। तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, अभिषेक, पार्टी के लिए तुम मुझे भी साथ ले चलो ना। अभिषेक ने कहा, पार्टी ऑफिस के कर्मचारियों के लिए है, वह परिवार का कोई काम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। सपने देखना बंद करो। मैं ऑफिस के दोस्तों के साथ पार्टी में जाने का निर्णय लिया। इस बारे में बताते हुए अभिषेक ने एक पल में मेरी खुशियों को कम कर दिया था। अगले दिन वह मुंबई जा रहा था और 4 दिनों तक वहां रहेगा। उसने कहा कि पार्टी 3 दिन की है, लेकिन 4 दिनों तक उसके मुंबई के ऑफिस में काम है। जब वह गया तब मैं अपने दामाद जी के साथ घर पर अकेली थी। उसी समय दामाद जी के ऑफिस में भी पार्टी थी। उन्होंने मुझे अपने साथ अपने ऑफिस की पार्टी में ले जाया। एक और मेरे पति थे, जो मुझे कहीं भी ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी ओर दामाद जी थे, जो मेरी हर इच्छा को पूरा कर रहे थे और मुझे उनकी पार्टी में बहुत अच्छा महमूस करवा रहे थे। उस पार्टी में वह मुझे अपने साथ इस तरह से घुमा रहे थे जैसे कि मैं उनकी प्रेमिका हूं। पार्टी के शुरू होने से पहले वहां एक अवार्ड फंक्शन भी था, जिसमें दामाद जी को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला था और उन्होंने अवार्ड स्वीकारते हुए भी मुझे अपने साथ स्टेज पर ले गए थे। उस रात पार्टी से घर लौटते समय मैंने उसे पूछा, दामाद जी, तुमने मुझे पार्टी में क्यों लिया था? उसने मुझसे कहा, सासू जी,
आप बहुत सोचती हो। पार्टी सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं होती, हमें अपने परिवार को भी साथ लेना चाहिए। मुझे उसका जवाब समझ में आया। जब मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, मेरे ड्रेस का हुक खुल नहीं रहा था। अभी से भी घर पर नहीं था और मैं किससे मदद मांगूं? ये सोच रही थी कि तभी दामाद जी मेरे कमरे में आकर मेरी मदद करने आए। वह मेरे ड्रेस का हुक खोल दिया और कमरे से चले गए। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आई और उससे पूछा, दामाद जी क्या प्रॉब्लम हुई? उसने मुझे हंसते हुए कहा, एक तो गर्मी बहुत बढ़ गई है सासू जी, और इसी बीच मेरे कमरे का एसी बंद हो गया। अब रात भर मैं एसी के बिना कैसे सोऊंगा? घर में सिर्फ 2 ही एसी थे, एक मेरे कमरे में और एक गेस्ट रूम में। दामाद जी गेस्ट रूम में सोते थे। जब उन्हें पता चला कि मेरे कमरे का एसी खराब हो गया है तो मुझे उन्हें अपने कमरे में सोने के लिए ना पड़ा। उस रात दामाद जी मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर सोए थे और अभिषेक की जगह उन्होंने ले ली थी। मुझे रात भर नींद नहीं आई और मैं बहुत असहज महसूस कर रही थी। अगले दिन दामाद जी की छुट्टी थी और घर का राशन भी खत्म हो गया था। मुझे राशन खरीदने बाहर जाना था, लेकिन अभिषेक ने पैसे देकर नहीं गया था। जब मैंने खाना बनाने का सोचा तो राशन में एक चीज थी तो दूसरी खत्म हो गई थी। मेरे पास भी पैसे नहीं बचे थे। मैंने अभिषेक को फोन करना शुरू किया। तभी दामाद जी ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा, अब मैं भी इस घर का सदस्य हूँ। इस महीने का राशन मैं भर दूंगा। आज दोपहर का खाना हम बाहर ही करेंगे। मैंने उनकी बात मान ली और तैयार होकर कुछ समय बाद हम बाहर जाने लगे। सबसे पहले दामाद जी मुझे एक होटल में खाने के लिए ले गए। खाना खाकर हम मॉल में खरीदारी करने गए। मॉल में जो भी चीज मुझे पसंद आई, दामाद जी ने मुझे दिला दी। राशन के अलावा मैंने अपने लिए बहुत सारी खरीदारी की थी और सारे पैसे दामाद जी ने दिए थे। अभिषेक हमेशा मेरे पीछे चिल्लाता था अगर मैंने राशन के अलावा कुछ भी ज्यादा लिया तो, लेकिन दामाद जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने मुझे जो भी चाहिए था वह दिला दिया। उनके व्यवहार से कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वह मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहे हों। उस रात मैंने मॉल से खरीदा हुआ नाइट ड्रेस पहना हुआ था। मुझे उस ड्रेस में देखकर दामाद जी मेरी तरफ देखते ही रह गए और कहा, सासू जी आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। उस रात भी वह मेरे साथ मेरे कमरे में सोए थे। आधी रात को अनजाने में मैंने अपनी जगह बदलकर उनसे सटकर सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं उनके बहुत करीब थी। मैं तुरंत उठकर दूर हो गई और अपने काम में लग गई। आज भी उन्होंने छुट्टी ली थी। नाश्ता करने के बाद मैं किचन में बर्तन साफ करने लगी। अचानक वह मेरे पीछे आ गए और मेरे पेट में चुटकी काट ली। उनके छूने से मैं हिल गई और संतुलन खो बैठी, जिससे मैं उनके ऊपर गिर गई। किचन में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और मेरे हाथ का झाग उनके चेहरे पर लग गया था। यह देख मैं हंसने लगी। उन्होंने भी मुझे प्यार भरी नजरों से देखा और हंस पड़े। मैंने उनसे पूछा, तुमने चुटकी क्यों काटी? उन्होंने कहा, आपके पेट पर चींटी थी, उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। फिर उन्होंने मेरे हाथ का झाग अपने चेहरे पर लगा लिया और हम दोनों हंसने लगे। धीरे धीरे उन्होंने मुझे पीछे से गले लगा लिया और हमारे बीच की मर्यादा भूलने लगी। कुछ गलत होने से पहले ही हम दोनों दूर हो गए। उस दिन मेरे दिमाग में उनकी यादें छाई रहीं। मुझे महसूस हुआ कि वह मेरी परवाह कर रहे थे, जबकि मेरे पति अक्सर मुझे नजरअंदाज करते थे। वह मेरे पति से बड़े और ज्यादा स्मार्ट थे। उन्होंने मुझसे कहा कि किसी औरत को कैसे खुश रखना चाहिए। यह वह अच्छी तरह जानते थे। रात को मेरे पति के घर आने की संभावना थी, लेकिन वह 8 बजे ही आ गए। सोने से पहले मैंने एक नई नाइटी ड्रेस पहनी थी, जिसे देख मेरे पति ने मुझसे पूछा, ये ड्रेस कहाँ से आई? मैंने उन्हें नहीं बताया कि वह ड्रेस उनके दामाद जी ने मुझे दिलाई थी। मैंने कहा कि मेरे पास थोड़े पैसे थे, जिनसे मैंने एक ड्रेस खरीद ली। अभिषेक मुझे शक भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन अब मुझे उसकी नजरों की जरा भी परवाह नहीं थी। जिस व्यक्ति को अपनी पत्नी की परवाह नहीं है, उसके बारे में मैं क्यों सोचूं? मेरी परवाह तो दामाद जी को थी, जो मेरी भावनाओं का सम्मान करते थे। मुझे यह समझ में आ गया था कि वही मुझे फूल की तरह संभाल सकते हैं। अब इस फूल की खुशबू उसकी देखभाल करने वाले के पास ही महक नहीं चाहिए। यह मैंने समझ लिया था। उस दिन मैं अभिषेक से थोड़ी दूर थी।
अगले दिन अभिषेक और दामाद जी अपने अपने समय पर ऑफिस के लिए निकल गए। आज भी किचन में काम करते समय मेरे दिमाग में दामाद जी का ख्याल आ रहा था। मुझे लग रहा था कि दामाद जी के पास जाकर मैं अभिषेक को धोखा दे रही हूं। इस ख्याल के साथ ही मैंने दोनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। मैंने दामाद जी और अभिषेक को संदेश भेजा कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। घर का दरवाजा खुला छोड़कर मैं अपने कमरे में चली गई। संदेश भेजने के 10 या 15 मिनट बाद दामाद जी घर आ गए। घर में आते ही वह मेरे कमरे में आए और मेरी हालत चेक करने लगे। उनके चेहरे पर मेरे लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह मुझे चेक कर रहे थे। तभी मैं हंस पड़ी। मेरा हंसना दे दामाद जी बोले, यह मजाक का समय नहीं है। आपकी तबीयत खराब है। ये संदेश पढ़कर मैं कितना घबरा गया था। आपको क्या हुआ है, मुझे ठीक से बताओ। तब मैंने दामाद जी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने पास बिठा लिया। मैंने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी और अभिषेक की परवाह का अंतर देख रही थी। आज तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो। दामाद जी ने मेरी बात समझ ली थी। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। उनकी तपस्या आज समाप्त होने वाली थी। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि कुछ ही समय में हम अपने प्यार के पलों का आनंद लेने वाले थे। लेकिन तभी अभिषेक कमरे में आ गया। हमें साथ देखकर उसकी आंखें हटी की फटी रह गईं। उसने मेरे पास आकर दामाद जी को मुझसे दूर धकेल दिया और मुझसे कहा, ये सब क्या चल रहा है? तुम अपने दामाद के साथ ये सब कैसे कर सकती हो? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? मैंने जवाब दिया, नहीं, मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं आया। जब तुम अपनी गायत्री के साथ होते हो तब क्या तुम्हें एक बार भी अपनी पत्नी का ख्याल आता है? मेरी तबीयत खराब होने का मैसेज भेजने पर भी तुम घर नहीं आए। मुझे पता था कि तुम नहीं आओगे, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें मेरा और दामाद जी का एक साथ सेल्फी वाला फोटो भेजा था। मैंने तुम्हें भेजे हुए मैसेज में भी जानबूझकर लिखा था कि मैं उनके साथ रिश्ता बढ़ा रही हूं। वैसे भी तुम शक करने में एक्सपर्ट हो, लेकिन शक तभी करना चाहिए जब आपका खुद का चरित्र साफ हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो मेरा और दामाद जी का रिश्ता भी सही है। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। कुछ भी बकवास मत करो। कौन सी गायत्री अभिषेक का नाटक शुरू हो गया था। तब मैंने उसे उसकी और उसकी प्रेमिका की तस्वीरें दिखाई। मुझे उसका सारा सच पहले से ही पता चल गया था, लेकिन मैं उसके प्यार के लिए सब्र कर रही थी और उस घर में रुकी हुई थी। मैंने उससे कहा, अभिषेक, तुम और कितना झूठ बोलोगे? ऑफिस का काम और मीटिंग बताकर उस लड़की को बाहर शहर ले जाकर तुम उसके साथ समय बिताते हो, उस पर कितने पैसे खर्च करते हो। लेकिन पत्नी ने एक चीज मांगी तो उसके लिए खर्च का रोना रोने लगते हो। तुम्हारी सच्चाई जानते हुए भी मैं तुम्हारे घर में रुकी हुई थी। तुम्हें खुश करने के लिए कभी कम सजाती तो कभी कैंडल लाइट डिनर का आयोजन करती थी। शायद मुझसे कुछ गलती हुई होगी। तुम्हें जो प्यार चाहिए था वह मैं तुम्हें नहीं दे पा रही थी। मैं खुद को दोषी मानती थी, लेकिन दामाद जी ने समय पर मुझे तुम्हारा सारा सच बता दिया था। अच्छा हुआ, वरना मैं खुद को दोषी मानते हुए डिप्रेशन में चली जाती और अपने साथ कुछ बुरा कर बैठती। उन कठिन परिस्थितियों में दामाद जी ने मुझे संभाला था। हाँ, तुम हमें जिस शक की नजर से देख रहे थे वह नजर एक बार हटा लो दामाद जी, और मेरे बीच कुछ भी गलत नहीं है। हम सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए यह नाटक कर रहे थे। आज जो तुमने देखा वह भी इसी नाटक का हिस्सा था। अगर तुम मुझे किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं देख सकते तो मैं तुम्हें किसी दूसरी लड़के साथ कैसे देख सकती हूं? अब अभिषेक मेरे सामने सिर झुकाए खड़ा था। मैंने अपना बैग उठाया और मायके जाने लगी, क्योंकि अब मैं और कुछ सहन नहीं कर सकती थी। एहसास हो गया था और उसने मुझे जाने से रोक लिया। उसने मुझसे माफी मांगी और वादा किया कि आज के बाद वह किसी दूसरी लड़की के पीछे नहीं जाएगा और मेरे साथ वफादार रहेगा। दामाद जी ने मेरी मदद की, इसके लिए मैंने उनका धन्यवाद किया। आज दामाद जी की मदद से मैं अपनी गृहस्थी बचा पाई। आजकल बहुत से लोग, चाहे पुरुष हो या स्त्री, अपना अच्छा खासा परिवार होते हुए भी बाहर प्यार में पड़ जाते हैं। यह एक ट्रेंड नहीं है कि बाहरी व्यक्ति आपको आपके परिवार के सदस्यों की तरह संभाल सकता है।
वह केवल अपनी जरूरतें पूरी करेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बढ़ते मामलों की वजह से तलाक के केस भी बढ़ते जा रहे ऐसे समय में किसी भी स्त्री का तुरंत मायके जाना अपने पति को आजादी देने जैसा होता है। इसीलिए परिस्थिति से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए, चाहे पति कितना भी गलत रास्ते पर क्यों ना चल पड़े। एक पत्नी ही है जो उसे सही मार्ग पर ला सकती है। यह हर स्त्री को समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और आज नई मैं आपको कहानी के अपनी साथ। और मेरे बेटे की एक खास कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा बेटा जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है, जब छुट्टियों में घर आता है तो हम खूब मस्ती करते हैं। वह अक्सर घर आने के बाद कहता है कि हॉस्टल में रहकर वह बोर हो गया है और कुछ नया करना चाहता है। इस बार जब वह घर आया तो उसने मुझसे कहा, माँ चलो कहीं घूमने चलते हैं। मैंने उसकी बात मान ली और हम दोनों ने मिलकर नैनीताल घूमने का प्लान बना लिया। तुरंत हमने पैकिंग कर ली और अगले ही दिन नैनीताल के लिए निकल पड़े। नैनीताल पहुंचने पर हमने एक होटल में कमरा बुक किया। हमें वहां बहुत मजा आ रहा था, पर जो हुआ वह मेरे लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। रात होते ही मेरा बेटा अजीब तरीके से पेश आने लगा। वह मुझे पत्नी की तरह बर्ताव करने लगा, जो मेरे लिए चौंकाने वाला था। मैं यह सब समझ ही नहीं पाई कि उसके मन में क्या चल रहा था। आप आगे की कहानी तो खुद ही समझ सकते हैं, लेकिन यह पल मेरे लिए काफी उलझन भरा और अविश्वसनीय था। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा नाम पल्लवी है और मेरी शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। मेरे पति एक बड़े बिजनेसमैन हैं और अक्सर विदेश में अपने काम के सिलसिले में व्यस्त रहते हैं। शादी के 1 साल बाद मुझे एक बेटा हुआ, लेकिन उस खास मौके पर भी मेरे पति मेरे साथ नहीं थे। ये मेरे जीवन का सबसे कठिन और भावनात्मक पल था, क्योंकि एक औरत के लिए मां बनने का अनुभव सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन मेरे पति ने कभी मेरी भावनाओं की कदर नहीं की। ज्यादातर समय वे विदेश में ही रहते थे और मैंने अपने बेटे की परवरिश अकेले ही की। 5वीं कक्षा तक वह मेरे साथ ही रहा, लेकिन फिर एक दिन मेरे पति अचानक आए और उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने का निर्णय लिया। मैंने अपने बेटे को अच्छे संस्कार और पढ़ाई दी, लेकिन वह दूर हो गया और शायद उसी दूरी ने हमारे बीच कुछ ऐसा पैदा कर दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कहानी कहाँ जाकर खत्म होती है, तो चलिए इस सफर की शुरुआत यहीं से होती है। कुछ साल बोर्डिंग स्कूल में बिताने के बाद मेरे बेटे को पढ़ाई के लिए मलेशिया भेज दिया गया। वह वहां हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। जब बेटा और पति दोनों दूर हो गए तो मेरा जीवन अचानक खाली सा हो गया। अकेलापन मेरे जीवन का हिस्सा बन गया और यह समय के साथ बढ़ता ही चला गया। पति तो कभी कभार ही फोन करते थे और बेटे से भी केवल औपचारिक बातें होती थी। इसने मुझे भीतर से खोखला कर दिया। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे पति विदेश में किसी औरत के साथ हैं। लेकिन ये बात मैंने कभी अपने बेटे से साझा नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसके दिल में अपने पिता के लिए कोई कड़वाहट पैदा हो। समय बीतता गया और मैं मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर पड़ने लगी। डॉक्टर ने मेरी हालत को देखते हुए कहा कि मुझे किसी के साथ की जरूरत है और मस्ती और सुकून भरी जगह पर जाने की सलाह दी। उन्होंने मेरे बेटे को भी फोन करके यह सब बताया। अगले ही दिन मेरा बेटा गर्मी की छुट्टियों में घर आ गया। उसने मुझसे कहा, मम्मी आप अपना सामान पैक कर लो, हम नैनीताल चल रहे हैं। पहले तो मैं मना करती रही, लेकिन वह जिद पर अड़ गया और कहा कि यह यात्रा मेरे लिए जरूरी है। उसने कहा, मम्मी अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े भी पैक कर लेना, जैसे आप शादी से पहले पहनती थी। मैं थोड़ी हिचकिचा, लेकिन बेटे की खुशी के लिए मैंने अच्छे कपड़े पैक कर लिए। हमारी ट्रेन रात 11 बजे की थी और अगले दिन हम नैनीताल पहुंच गए। वहां एक होटल में रुकने का इंतजाम किया और हमने कुछ समय बाद शहर घूमने का प्लान बनाया। होटल में बेटे ने मुझसे कहा, मम्मी आप ये साड़ी छोड़कर वह ड्रेस पहन लो जिसमें आप शादी से पहले हुआ करती थी। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन बेटे के कहने पर वह ड्रेस पहन ली। जब मैंने ड्रेस पहनी तो बेटा कहने लगा, मम्मी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वह दिन मेरे लिए बहुत खास था। बेटा मुझे नैनीताल की सैर पर ले गया
और हमने ढेर सारी बातें की। शाम को जब हम होटल लौटे तो वह मुझसे बात करने लगा। मैंने कहा, अब सो जाओ, लेकिन वह कहने लगा, नहीं मम्मी, आज रात मैं सिर्फ आपसे बातें करूंगा। डॉक्टर ने कहा है कि आपको खुश रखना है। फिर उसने मुझे कहा, आप मॉडल जैसी लगती हो, अब आपको ऐसी ही ड्रेस पहना करनी चाहिए। बातों के दौरान उसने मुझसे पूछा, मम्मी, क्या आप शादी से पहले किसी को पसंद करती थी? मैंने हंसते हुए कहा, तुम यह किस तरह के सवाल कर रहे हो? लेकिन वह हंसता रहा और मुझसे कहने लगा, बताओ ना मम्मी। मैं भी बेटे के इस अंदाज पर मुस्कुराई और उसे अपनी कुछ पुरानी बातें बताई। उसने मुझसे कहा, मम्मी, अब मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त हूं, आप मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो। उस रात बेटे ने मेरे अकेलेपन को पूरी तरह से दूर कर दिया। मैंने महसूस किया कि अब मैं खुश रहने लगी हूं, जैसे मुझे किसी ने जीवन की नई ऊर्जा दे दी हो। अगले दिन हम स्विमिंग पूल में भी गए और ढेर सारी मस्ती की बेटे ने मुझे यकीन दिलाया कि वह हमेशा मेरा साथ देगा और साल में एक बार हम जरूर कहीं घूमने जाएंगे। फिर उसने मुझे कहा, मम्मी, आपको खुश रखने का जिम्मा अब मेरा है। अब मैं आपकी जिंदगी में वही जगह लेना चाहता हूं जो पापा ने कभी नहीं दी। उसकी बातों ने मुझे एक नया एहसास दिया। उसने न केवल मेरा साथ दिया, बल्कि मुझे वह अपनापन भी महसूस कराया जो मैंने इतने सालों से खो दिया था। उस पल मैंने महसूस किया कि मेरे बेटे में ही वह सच्चा साथी है जो मुझे मेरे पति कभी नहीं दे पाए। उसके बाद तो आप खुद ही समझदार हैं मित्रों। एक चीज आपसे मैं जरूर कहना चाहूंगी कि रिश्तों की मर्यादाओं का कभी उल्लंघन मत करना, क्योंकि रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है जो बहुत साधारण से खिंचाव की वजह से टूट जाती है। सीमाओं में रहकर रिश्तों का सम्मान करें, तभी रिश्ते लंबे चलते हैं। ना एजाज रिश्ते बनाकर समाज में अश्लीलता का प्रदर्शन ना करे। अफसोस है कि आज पूरा बाजार ही सामग्री बेचने के खातिर अश्लीलता परोस रहा है, पर इस बहकावे में ना आए खुद। पूछा तो उसने कहा, मैं तो रोज ही इतना खुश होता हूँ। जिसको आप जैसी बहन मिल जाए वो क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटाकर जब मैं बैठी तो वो सूरज तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, प्रिया दीदी, आप अपनी बाल को ले आइए, मैं आपके सिर में मसाज कर देता हूँ। मुझे उसकी हरकतें अजीब लगती थीं। मैंने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और खुद ही मेरे बालों से कैचर उतार कर कहने लगा, आप नखरे मत किया करें, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है? आ जाइए, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वह मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वह मेरे सर के पास बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। सूरज मुझसे 4 साल छोटा था, मगर मुझे नाम से बुलाता था। कहता, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहे और मैं आपकी लाड उठाता रहूं। वह मेरे बालों की मसाज कर रहा था और उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना मजा आया कि मैं नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत जबरदस्त थी। मैंने उससे पूछा, यह कौन सा तेल है? वह बोला, यह बहुत ही खास तेल है, खास आपके लिए। आपके जो इतने हसीन बाल हैं ना, ये उन्हीं बालों के लिए बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि वह किस तरीके से बात कर रहा है। बहरहाल मसाज के दौरान ही मैं नींद में खोने लगी। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज्यादा वजन रख दिया गया हो। पूरे बदन में दर्द सराय कर रहा था। धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। जब अपने भाई पर गौर किया, वह पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दी हो। कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और गर्मी थी। यह सब क्या हो रहा था? मैं बड़ी मुश्किल से बेड़े उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से चलकर बाथरूम गई और फ्रेश हुई। अपनी हालत पर गौर किया तो ऐसा लगा जैसे मैंने सोया नहीं, बल्कि कोई मेहनत वाला काम कर रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाना की आवाज आई।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और उसके अलावा कोई नहीं था। फिर वह किसके साथ बात कर रहा था? मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक आवाज आनी बंद हो गई थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी। जब वह व्यक्ति बैठक से निकला, उसके हाथ में काफी पैसे थे, जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा रहा था। मेरे माथे पर बल पड़े। अगले ही पल उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर कहने लगा, प्रिया, आप उठ गई। मैं चलते हुए उसके करीब आई। वह हड़बड़ाकर पैसे अपनी पैंट की जेब में डाल रहा था, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर कहा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वह नजरें झुका चुका था। कहने लगा, आप प्लीज पापा को मत बताना। मैं ताज्जुब में थी कि उसने ये पैसे पापा के क्यों नहीं दिए। मैंने सख्ती से पूछा तो वह सहम गया। कहने लगा, यह पैसे तो पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के रूप में लौटाए थे। मैंने सोचा था कि इनसे ही मोबाइल लूंगा, लेकिन उसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने कहा, हाँ, तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर खराब हैं। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल लेने की बात कर रहे हो। वह शर्मिंदा था नैन ने। वह पैसे रात को पापा को दे दिए थे। उस रात उसने मुझसे कोई बात नहीं की और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब सूरज अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। वह जितनी हैरान होती उतना कम था, क्योंकि वह अपने दोस्तों को सीधा लाउंज में ही ले आया था। उस वक्त मैं दुपट्टा उतारकर बर्तन धो रही थी। जब वह सब हंसते हुए अंदर आए, मैंने तुरंत दुपट्टा किया और फिर सूरज को समझाने लगी कि यह क्या तरीका है। तुम जानते हो इस वक्त मम्मी पापा घर नहीं है, फिर भी इन लोगों को घर ले आए हो। सूरज कहने लगा, ये मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं? अच्छा खाना तैयार करो, मेरे बहुत खास दोस्त हैं। वह मुझसे का काफी नाराज हो चुका था, मगर अब मैं क्या करती? खाना तो बनाना जरूरी था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी तो वह बोला, खाना परोसने भी तुम खुद ही आओगी। मुझे सूरज का रवैया हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वह ऐसे कैसे बदल सकता था? मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर कर देख रहे थे। वे सभी सूरज की उम्र से बड़े थे और अजीब तरीके से घूर रहे थे, जैसे कच्चा ही खा जाएंगे। मैं अपने कमरे में बंद होकर रह गई। जैसे ही वे गए तो मैं सूरज पर फट पड़ी कि दोबारा तुम्हारे दोस्त मुझे इस घर में नजर ना आए। मगर वह तो अगले ही पल मेरे गाल थाम कर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है? उन्होंने नहीं आएंगे वे दोबारा। मगर आप इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएंगे। कैसा लड़का था यह, कभी प्यार जताने लगता तो कभी चिढ़ने लगता। बहरहाल मैंने हमें सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे सूरज की हरकतें कुछ मुश्किल सी लगने लगी थी, क्योंकि वह मुझे अजीब तरह से देखने लगा था। उस रोज भी जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए सोई तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैंने आंखें खोली तो सूरज मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज दे रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, मगर वह कहने लगा, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दें। इस घर में एक मैं ही हूं जिसे आपकी इतनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। खैर, मैं भी थक चुकी थी। आंखें बंद की और सोने लगी। सूरज के हाथों के मसाज से मैं नींद की गहराई में खोने लगी थी, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक मेल परफ्यूम पड़ा था। यह सामान किसका था? मैं तो कुछ भी बोल नहीं सकी। सर में इतनी तेज दर्द था कि मैं दोबारा बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी हो। मुझे पास में फुसफुसाना दे रही थी, मगर कौन बोल रहा था यह मैं पहचान नहीं सकी। मुझे तो बस सूरज की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो सारा दृश्य मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा जहां शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, मगर अब वहां कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बड़ी अजीब थी। मैं बच्ची तो नहीं थी जो यह सब कुछ समझ ना पाती। घर में मेरे और सूरज के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर
पानी से नहला दिया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा शरीर दर्द से चूर था और रंगत भी बिल्कुल पीली हो चुकी थी। दिन बदिनी भी सूरज मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गई थी। दिमाग में अजीब से विचार आने लगे थे। तबीयत भी काफी खराब थी। मेरी हालत देखकर माँ भी परेशान होने लगी। उन्होंने कहा कि वे अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी ताकि पता चल सके कि मुझे क्या समस्या है। उस रात मैं बार बार उठ रही थी और ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे माता पिता हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए थे। उन्हें शायद मेरी परवाह नहीं थी। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई, जहां अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। आखिर ये सब मेरे साथ कौन कर सकता था? सूरज मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं उसे सगा भाई समझती हूँ। बात ऐसी थी कि किसी से छिपी नहीं थी कि मेरा सौतेला भाई है। वह मेरी माँ की दूसरी शादी से है, जबकि मैं माँ की पहली शादी की औलाद हूँ। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने माँ बाप को यह बात बताऊं। अयान मेरा सौतेला भाई जब मेरे पास बैठता तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरे गाल खींच देता। एक दिन मैं अस्पताल गई और अबॉर्शन से पहले डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करें। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी और जब मैंने देखा तो मेरी सांसें थम गई। जो मैं समझ रही थी वैसा कुछ नहीं था। बच्चा किसी और का था, लेकिन कौन हो सकता था? मैंने अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। एक दिन जब माँ बाप घर पर नहीं थे, सूरज फिर मेरे पास आया और मेरे सिर की मालिश करने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि ना सोऊं, लेकिन तेल में शायद बेहोशी की दवा थी। जैसे ही मैं उसे सूंघी बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद होश आया। माँ बाप भी घर लौट आए थे। जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। सूरज मेरे कमरे में अपने दोस्तों को लाता था जो मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वे सूरज को पैसे देते और चले जाते। यह जानकर मैं टूट गई थी। मैंने कमरे से बाहर जाकर सूरज का गिरेबान पकड़ा और थप्पड़ की बरसात कर दी। मम्मी पापा भी आ गए और पापा ने गुस्से से मेरे हाथ पकड़ लिए। होश में हो क्या? पागल हो गई हो? क्यों मार रही हो इसे? मैंने रोते हुए वीडियो दिखा दी कि यह जलील इंसान मेरे साथ क्या कर रहा था। वीडियो देखकर माँ फर्श पर गिर पड़ी। पापा को भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने सूरज को पकड़कर बहुत मारा। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। सूरज ने गुस्से में कहा, मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत थी। लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। अपनी बहन की जिस्म फरोशी करवाई। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोए जा रही थी। पापा ने उसे इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया, मगर जैसे तैसे खुद को उनसे छुड़वाकर घर से भाग गया और फिर कभी पलटकर उस घर में नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज था, जिसका मैंने अब अबॉर्शन तो करवा दिया, मगर सूरज ने जिस कदर घिनौना खेल मेरे साथ खेला था, मैं मरते दम तक नहीं भूल सकूंगी। भाई वही होता है जो आपके सगे वाले देन से हो। किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी जवान जहान बेटी को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि शैतान परस्त मर्द हर वक्त इस आर में रहते हैं कि वह किसी न किसी बिनती हवा की इज्जत को नीलाम करे। तुम्हें अपनी तमाम देखने और सुनने वाले से यही गुजारिश करूंगी कि हमेशा अपनी बेटी को साथ पर्दे में रखें और कभी किसी भी अनजान मर्द के सहारे पर उन्हें अकेला न छोड़े। इस सारे मामले में गलती किसकी थी? मेरे माँ बाप की, जो पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों से बिल्कुल ही बेफिक्र हो गए थे, या फिर मेरी कि मैं अपने सौतेले भाई के साथ अकेली इस घर में रहती थी और उस पर हद से ज्यादा तबार करती थी। उसे अपना सगा भाई समझती।